Applicability of company's auditor report order 2016. Caro 2016 shall apply to every company. हर एक कंपनी पर अप्लाई होगा, इंक्लूडिंग अ फॉरेन कंपनी, एक्सेप्ट बैंकिंग कंपनी पर नहीं होगा, इंश्योरेंस कंपनी पर नहीं होगा. Companies which are licensed to operate under section 8, that is not for profit organizations, the companies which are formed for the purpose of promotion of art, science, religion etc, उनके ऊपर कारो की रिपोर्टिंग अप्लाई नहीं होगी. एंड 1 पर्सन कंपनी, स्मॉल कंपनीज, इन पर कारो की रिपोर्टिंग अप्लाई नहीं होगी. प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होल्डिंग या सब्सिडियरी नहीं है, किसकी? पब्लिक कंपनी की, और 3 कंडीशंस को पूरा करती है, देन कारो अप्लाई नहीं होगा. 3 कंडीशंस क्या है? पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस वो 1 करोड़ से ज्यादा का नहीं है. बोरोविंग्स डज नॉट एक्सीड 1 करोड़. बोरोविंग किससे? फ्रॉम बैंक्स और एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. एंड टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड बाय शेड्यूल 3 वो अमाउंट 10 करोड़ से ज्यादा का नहीं है. टोटल रेवेन्यू एज डिस्क्लोज्ड इन शेड्यूल 3 डज नॉट एक्सीड ₹10 करोड़. सो अब आपको इन दोनों पॉइंट्स को साइमल्टेनियसली पढ़ना है. नंबर 1, यदि एक प्राइवेट कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर जाती है, प्राइवेट कंपनी एक स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है, स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया फुलफिल कर रही है, देन कोई रिपोर्टिंग नहीं चाहिए, कोई रिपोर्टिंग नहीं चाहिए. बट यदि प्राइवेट कंपनी होल्डिंग या सब्सिडियरी है, किसकी? पब्लिक कंपनी की, देन रिपोर्टिंग विल बी रिक्वायर्ड. फिर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. अदर प्राइवेट कंपनीज, अदर प्राइवेट मींस जो स्मॉल कंपनी का क्राइटेरिया पूरा नहीं कर रही और पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग भी नहीं है, इन दैट केस यदि 3 कंडीशंस पूरी होती हैं. 3 कंडीशन क्या? पेड अप कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन और इक्वल टू 1 करोड़ एंड borrowings less than or equal to 1 crore and total revenue less than or equal to 10 crore, then कोई रिपोर्टिंग नहीं करनी. नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड. हाउएवर यदि पेड अप कैपिटल 1 करोड़ रुपए से ज्यादा है और बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा है और रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा है, देन आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी. नो तीनों कंडीशंस पूरी करते हो, तीनों कंडीशंस के बीच में एंड का साइन है, लेस देन और इक्वल टू के साथ ये तीनों कंडीशंस चल रही हैं, तो आप एग्जम्पशन में आ जाएंगे. नो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड. हाउएवर ग्रेटर देन के साइन के साथ मैं बात करता हूं तो तीनों में से कोई भी एक कंडीशन पूरी हो गई तो रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होगी. आप कई बार अलग अलग कंटेंट को पढ़ते हैं अलग अलग जगह से, तो कई जगह पर तीनों कंडीशन लिखी होती है, कुछ जगह पर एक कंडीशन लिखी होती है, तो वो डिपेंड करता है कि उसके साथ ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन क्या साइन लगा हुआ है और वो एग्जम्पशन की बात कर रहा है या फिर रिपोर्टिंग की बात कर रहा है. यदि मैं और की बात करता हूं, तीनों में से एक कंडीशन की बात करता हूं, तो साइन लेस देन और इक्वल टू की जगह ग्रेटर देन का साइन होगा और रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड होगी. बट यदि मैं लेस देन और इक्वल टू की साइन की बात करता हूं और एंड तीनों कंडीशंस की बात करता हूं, देन रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड नहीं होगी, एग्जम्पशन मिल जाएगी. तो ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का केस है कि जहां पर यदि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया को फुलफिल कर दे, देन कारो की रिपोर्टिंग नहीं आएगी. यदि प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी है,
देन रिपोर्टिंग विल बी देयर। अदर प्राइवेट कंपनीज में डिपेंड करता है क्या कंडीशंस पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही। और पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस कब देखना है? एज ऑन बैलेंस शीट डेट। बोरोविंग किन की? बोरोविंग्स फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किस समय? एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। टर्नओवर या रेवेन्यू एज पर शेड्यूल 3 फॉर द फाइनेंशियल ईयर इंक्लूडिंग द रेवेन्यू फ्रॉम डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस। सो नाउ ये ऑर्डर अप्लाई होगा किस पर? प्राइवेट कंपनीज के ऊपर, जब ये तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो पाएंगी। तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो पाएंगी क्योंकि ये साइन क्या है? लेस देन और इक्वल टू की। जब लेस देन और इक्वल टू नहीं है मतलब आप ग्रेटर देन पर हो गए तो कारों की रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। देन फिर बात आ जाएगी रिपोर्टिंग के अंदर मैटर कौन से हैं जो पैरा नंबर 3 के अंदर बताए हुए हैं। क्या कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर के ऊपर भी कारों की रिपोर्टिंग अप्लाई होगी? नो। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऑडिटर के ऊपर कारों की रिपोर्टिंग एज सच रिक्वायर्ड नहीं है। देयर आफ्टर फिर इसके कुछ पॉइंट्स टू रिमेंबर हैं जो आपको जरूर से जरूर ध्यान रखने हैं। रीजन इनके ऊपर कारों की एप्लीकेबिलिटी की केस स्टडीज बन सकती हैं। मैं आपको ये एक बार क्विकली रिवाइज करा देता हूं। नंबर 1, provisions of कारो are equally applicable in case of branches also. That means ब्रांच ऑडिटर को भी कारों के ऊपर रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। नंबर 2, a company which is covered under the definition of the small company, it will remain exempted from the applicability of the order even if it falls under any of the criteria that is specified for private company. वो मैंने आपको पहले ही कवर करा दिया। स्मॉल कंपनी है देन कारो हमेशा एप्लीकेबल होगा। इसके बाद पेड अप कैपिटल में इक्विटी भी आएगा, प्रेफरेंस भी आएगी। एंड यदि कोई फॉरफिटेड शेयर्स है और उन फॉरफिटेड शेयर्स के ऊपर जो अमाउंट ओरिजिनली पेड किया गया था वो अमाउंट भी पेड अप कैपिटल का पार्ट बनेगा। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, शेयर्स अभी अलॉट नहीं हुए थे, देन इट विल नॉट बी कंसीडर्ड एज द पार्ट ऑफ पेड अप कैपिटल। रिजर्व्स में सारे रिजर्व आएंगे, चाहे कैपिटल रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है या रिवैल्यूएशन रिजर्व है। P&L का क्रेडिट बैलेंस क्या ये रिजर्व का पार्ट बनेगा? ये भी बनेगा। रीजन रिजर्व एंड सरप्लस का जो आप शेड्यूल 3 के अंदर क्लासिफिकेशन देखते हैं उसके अंदर P&L का क्रेडिट बैलेंस भी आता है और P&L का डेबिट बैलेंस भी आता है माइनस साइन के साथ। तो इन केस P&L में डेबिट बैलेंस है तो वो नेट ऑफ होगा। रिजर्व एंड सरप्लस की फिगर्स को निकालने के लिए आप उस डेबिट बैलेंस को भी माइनस करेंगे रिजर्व एंड सरप्लस के टोटल में से। फिर बात आ गई बोरोविंग्स की। बोरोविंग्स कहां से? फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से जो बोरोविंग ली गई है उनका एग्रीगेट कंसीडर किया जाएगा। एग्रीगेट क्या एनबीएफसी से बोरोविंग कवर होगी? यस, बिकॉज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की डेफिनेशन के अंदर एनबीएफसी भी इंक्लूड होते हैं। लोन किसी भी फॉर्म में है, चाहे वो टर्म लोन है, चाहे वो डिमांड लोन है, वो कैश क्रेडिट है, ओवरड्राफ्ट है, एक्सपोर्ट क्रेडिट है, बीपीबीडी बिल्स परचेज्ड या बिल डिस्काउंटेड है। नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज लाइक गारंटी, अब उसके अंदर तो कोई आउटस्टैंडिंग है ही नहीं जब तक गारंटी इन्वोक नहीं होती। तो नॉन फंड बेस्ड क्रेडिट फैसिलिटीज जिनको कन्वर्ट करा लिया गया है फंड बेस्ड क्रेडिट में, मतलब गारंटी इन्वोक हो चुकी है, दे शैल आल्सो बी इंक्लूडेड इन द आउटस्टैंडिंग। लेकिन यदि गारंटी को इन्वोक नहीं कराया गया है देन उसको बोरोविंग का पार्ट नहीं माना जाएगा। लोन लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड सबको कवर किया जाएगा। क्रेडिट कार्ड का आउटस्टैंडिंग भी बोरोविंग का पार्ट माना जाएगा। इंटरेस्ट जो एक्रू हो चुका है एज वेल एज ड्यू भी हो चुका है देन वो आउटस्टैंडिंग का पार्ट माना जाएगा। बट यदि इंटरेस्ट एक्रूड हुआ है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ उसको आप आउटस्टैंडिंग का पार्ट नहीं मानेंगे। ये जितने पॉइंट्स थे ये थे हमारी सेकंड कंडीशन के रेफरेंस में। जो हमारी सेकंड कंडीशन है बोरोविंग की उसके रेफरेंस में। आगे के पॉइंट रेवेन्यू के रेफरेंस में है। टोटल रेवेन्यू as disclosed in schedule 3 it will comprise of revenue from operations as well as the
अदर इनकम। यदि ये कंपनी अदर देन ए फाइनेंस कंपनी है, देन रेवेन्यू it comprise of revenue from sale of product, revenue from sale of services, revenue from other operating aspects, other operating revenues as reduced by excise duty or GST as the case may be। फाइनेंस कंपनी के केस में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में क्या क्या कवर होगा? इंटरेस्ट इनकम एंड इनकम फ्रॉम अदर फाइनेंशियल सर्विसेज। अदर इनकम में क्या क्या चीजें कवर हो जाएंगी? इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड अदर नॉन ऑपरेटिंग इनकम। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको कंसीडर करके चलना है कारों की एप्लीकेबिलिटी के लिए, इन तीनों कंडीशंस को कब देखते हुए। ये था हमारा पहला टॉपिक एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारों। नाउ अब इसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको जल्दी से कवर अप कर लेते हैं और फिर इसके जो मैटर्स हैं जिनकी रिपोर्टिंग करनी है उसकी बात करेंगे। एबीसी प्राइवेट लिमिटेड इज ए होल्डिंग कंपनी, किसकी? XYZ लिमिटेड की। एक प्राइवेट कंपनी है जो होल्डिंग है किसकी? पब्लिक कंपनी की। प्राइवेट कंपनी विच इज अ होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी, कारो की रिपोर्टिंग विल ऑलवेज बी देयर, कोई एग्जम्पशन नहीं है, कारो इज एप्लीकेबल। आस्था प्राइवेट लिमिटेड फुल्ली पेड अप कैपिटल 140 lakhs, दैट इज 1 करोड़ से ज्यादा है। ड्यूरिंग द ईयर बोरोविंग 15 लाख ईच फ्रॉम अ बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, टोटल हो गई 30 लाख। टर्नओवर नेट ऑफ एक्साइज 50 लाख रुपए है, जो एक्साइज कह लो या जीएसटी कह लो आज की डेट में। टर्नओवर है 4.75 करोड़। क्या कारो एप्लीकेबल है? कारो की एग्जम्पशन के लिए 3 कंडीशन का सेटिस्फाइड होना जरूरी था। टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से नीचे, सेटिस्फाइड। आउटस्टैंडिंग बोरोविंग 1 करोड़ से नीचे, सेटिस्फाइड। 15 + 15 30 लाख हुआ। बट तीसरी कंडीशन पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस का एग्रीगेट 1 करोड़ से नीचे, वो तो नहीं है। एग्जम्पशन चाहिए तो तीनों कंडीशन पूरी करनी है, बट यहां तो तीनों कंडीशंस पूरी नहीं हो रही। यहां तो इसमें आ गया पेड अप कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस 1 करोड़ से ज्यादा है और तीनों में से कोई भी कंडीशन पूरी हो गई, और का साइन लगा हुआ है, रिजल्ट कारो की रिपोर्टिंग चाहिए। कारो इज एप्लीकेबल एज पेड अप कैपिटल एक्सीड्स 1 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईटेक प्राइवेट लिमिटेड आउटस्टैंडिंग लोन 20 लाख बैंक से, 30 लाख फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। इन्होंने डिफॉल्ट किया है इन रिपेमेंट टू द एक्सटेंट ऑफ 50%। टोटल बोरोविंग हो गई कितनी? 50 lakhs की। कंपनी होल्ड दैट, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर कारो अप्लाई नहीं होगा। आपको बताना है वो कंपनी जिन पर कारो एप्लीकेबल नहीं है एंड हाउ यू विल डील विद द गिवन सिचुएशंस। नाउ क्या इस कंपनी पर कारो एप्लीकेबल होगा या नहीं होगा? इसका टोटल अमाउंट है आउटस्टैंडिंग बोरोविंग का 20 + 30 50। अब ये डिफॉल्ट से पहले का है या डिफॉल्ट के बाद का है, ये क्वेश्चन ने क्लियर नहीं किया, बट मान लेते हैं ये डिफॉल्ट के बाद का भी है, तो डिफॉल्ट से पहले ये अमाउंट कितना होगा? 1 करोड़। 1 करोड़ ही होगा ना, इससे ज्यादा तो नहीं, क्योंकि डिफॉल्ट कितना है? 50% का डिफॉल्ट है। 1 करोड़ का टोटल अमाउंट था, उसमें से 50% का डिफॉल्ट हो गया, बच गया क्या? 50% बच गया। 50% 50 लाख, 20 + 30 50 लाख। तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम देखते हैं, इसलिए मैंने ये कैलकुलेशंस की। तो डिफॉल्ट से पहले ये अमाउंट 1 करोड़ रुपए से ज्यादा का नहीं था। एज्यूमिंग दैट पेड अप कैपिटल की कंडीशन पूरी हो रही है, एज्यूमिंग दैट टोटल रेवेन्यू की कंडीशन पूरी हो रही है, तो मैं कह सकता हूं कारो एप्लीकेबल नहीं है, प्रोवाइडेड ये कंपनी स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में नहीं आती, एज वेल एज ये कंपनी दिस इज नॉट द सब्सिडियरी और होल्डिंग ऑफ पब्लिक कंपनी। यदि ये स्मॉल कंपनी के क्राइटेरिया में आ जाती फिर तो कारो कभी एप्लीकेबल नहीं होगा। यदि ये कंपनी पब्लिक कंपनी की होल्डिंग या सब्सिडियरी होती फिर मुझे कंडीशन देखने की जरूरत नहीं थी, बट एज्यूमिंग दैट ना ये स्मॉल कंपनी है ना ये पब्लिक कंपनी की होल्डिंग सब्सिडियरी है, मैं अदर प्राइवेट का एग्जांपल लेकर बात कर रहा हूं और बाकी 2 कंडीशन में भी मैं एजम्पशन लेकर के बात कर रहा हूं। ना तो पेड अप कैपिटल बताई गई ना रेवेन्यू बताया गया, मैं सिर्फ बोरोविंग के बेस पर अपना आंसर दे रहा हूं, देन कारो नॉट एप्लीकेबल। नेक्स्ट,
A private limited is incorporated on 1st of July 2019. During the year ending 31st March 2020, it had issued paid up capital 80 lakh, 1 करोड़ से नीचे, borrowing 60 lakh each from 2 financial institutions. 1 करोड़ से ऊपर हो गई 1 करोड़ 20 लाख, कारो एप्लीकेबल हो चुका है. टर्नओवर नेट ऑफ एक्साइज या जीएसटी 9 करोड़ 50 लाख. टर्नओवर की कंडीशन पूरी है, पेड अप कैपिटल की कंडीशन पूरी है, लेकिन बोरोविंग की कंडीशन पूरी नहीं है. बोरोविंग 1 करोड़ से ज्यादा की है, कारो एप्लीकेबल होगा. कंटेंशन ऑफ द ए प्राइवेट लिमिटेड इज नॉट करेक्ट एज टोटल बोरोविंग एक्सीड्स ₹1 करोड़ एंड हेंस रिपोर्टिंग अंडर कारो 2016 विल बी रिक्वायर्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन. How would you deal with the following? L Private Limited, which has outstanding loan more than 1 करोड़. सीधा ही आपने बोल ही दिया 1 करोड़ से ज्यादा का लोन है. From the financial institution defaulted in repayment thereto to the extent of 50%. Outstanding loan 1 करोड़ से ज्यादा का है, डिफॉल्ट किया 50% का, बट एक समय तो 50% 1 करोड़ से ज्यादा का है. कंपनी होल्ड्स कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके ऊपर कारो एप्लीकेबल नहीं होगा. आप गलत कह रहे हैं. आपका यदि ये अमाउंट डिफॉल्ट के बाद का है तब भी ये 1 करोड़ से ज्यादा का है, डिफॉल्ट से पहले होता तो ये 2 करोड़ से ज्यादा का होता. रिजल्ट कारो तो एप्लीकेबल है आपके ऊपर. ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट द, अच्छा वो तो ये डिफॉल्ट की रिपोर्टिंग आ गई पैरा 3 क्लॉज 8 में, क्योंकि कंपनी ने डिफॉल्ट किया है. डिफॉल्ट इन रिपेमेंट ऑफ ड्यूज ऑफ ए बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो हम लेटर ऑन पढ़ेंगे. बट अभी सिर्फ बात करते हैं एप्लीकेबिलिटी की. क्या कारो एप्लीकेबल है? कारो एप्लीकेबल है. कंपनी की कंटेंशन दैट कारो इज नॉट एप्लीकेबल इज नॉट करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन. टी प्राइवेट लिमिटेड, इसकी पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व वो लेस देन 1 करोड़. चलो एक कंडीशन पूरी हुई. कोई आउटस्टैंडिंग लोन ही नहीं है 1 करोड़ रुपए का, दूसरी कंडीशन पूरी हुई. इसकी सेल 12 करोड़ रुपए की है, बिफोर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट 20 लाख, सेल रिटर्न 1.9 करोड़. टोटल रेवेन्यू आफ्टर सेल रिटर्न देखा जाएगा. 12 करोड़ में से 20 लाख माइनस हुए, सेल रिटर्न 1.9 करोड़ की माइनस हुई. सर्विस रेंडर्ड बाय द कंपनी, टोटल रेवेन्यू में रेवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स भी देखा जाता है. 20 लाख की रेवेन्यू थी फ्रॉम सर्विसेज, 20 लाख कैंसल, 12 करोड़ माइनस 1.9 करोड़ 10.10 करोड़, क्योंकि टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा का है. रिजल्ट कारो एप्लीकेबल होगा. कारो एप्लीकेबल होगा. कंटेंशन ऑफ द कंपनी दैट कारो इज नॉट एप्लीकेबल इज नॉट करेक्ट एज रेवेन्यू ऑफ द कंपनी एज पर शेड्यूल 3 इंक्लूडिंग द वैल्यू ऑफ सर्विसेज रेंडर्ड आफ्टर डिडक्टिंग ट्रेड डिस्काउंट एंड सेल्स रिटर्न अमाउंट्स टू 10.10 करोड़. नेक्स्ट क्वेश्चन. A private limited reports the following position: paid up capital, revaluation, capital, P&L का डेबिट बैलेंस. टोटल हो गया 60 प्लस 20 प्लस 22, टोटल 80, 102 माइनस 4, 98. एग्रीगेट ऑफ पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस लेस देन 1 करोड़ रुपीज. रिजल्ट कारो नॉट एप्लीकेबल. कारो इज नॉट एप्लीकेबल एज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व डज नॉट एक्सीड ₹1 करोड़. Next, under Caro 2016, how as a statutory auditor would you recommend on the following? X Private Limited सब्सिडियरी है एक लिस्टेड एंटिटी की. लिस्टेड एंटिटी मानकर चलते हैं हम, पब्लिक एंटिटी है. तो यदि एक प्राइवेट लिमिटेड होल्डिंग या सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, देन आपको कोई कंडीशन देखने की जरूरत ही नहीं, कारो की रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है. द मैनेजमेंट बिलीव that since X Private Limited is a private company
and satisfied all conditions, reporting under कारो is not applicable. मैनेजमेंट आप गलत है, कारो की रिपोर्टिंग आएगी, क्यों आएगी? बिकॉज आपकी प्राइवेट कंपनी एक सब्सिडियरी है पब्लिक कंपनी की, और जो एग्जम्पशन है वो पब्लिक कंपनी की सब्सिडियरी या होल्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एच प्राइवेट लिमिटेड, उसने ओवरड्राफ्ट लिया है कहां से? दो बैंक से। लिमिट है 40 लाख ईच। लिमिट नहीं, मुझे आउटस्टैंडिंग देखना होता है। फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट, और एक अनसिक्योर्ड ओवरड्राफ्ट है फ्रॉम ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 36 लाख। ये सारे लोन कह रहा है आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, फिर 40 ईच, दो बैंक, 40 प्लस 40 80, 80 प्लस 36 1.16 करोड़। पेड अप कैपिटल 80 लाख, रेवेन्यू 6 करोड़। पेड अप कैपिटल 80 लाख है, रेवेन्यू 6 करोड़ का है। पेड अप कैपिटल की कंडीशन पूरी, रेवेन्यू की कंडीशन पूरी, बट बोरोइंग की कंडीशन पूरी नहीं हो रही एग्जम्पशन के लिए। 1 करोड़ से ज्यादा हो गया। The management is of the opinion that Caro is not applicable because its turnover paid up capital within the limit है and loan against fixed deposit cannot be considered। ऐसा कहीं नहीं लिखा। Each and every kind of loan will be considered to determine the applicability of Caro। The company further contend कि ये जो लोन लिमिट है ये पर बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन देखी जाती है। यहां पर भी मैनेजमेंट आप गलत कह रहे हैं, एग्रीगेट में देखा जाता है। Caro applicable। The contention of the company is not correct as total borrowing exceeds rupees 1 crore and hence reporting under Caro 2016 will be required। Next question, applicability of Caro के ऊपर। पेड अप कैपिटल 70, रिवैल्यूएशन रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, P&L का डेबिट बैलेंस 70 प्लस 24 प्लस 20 दैट इज 114 माइनस P&L का डेबिट बैलेंस 24, बैलेंस बचा 90। कारो नॉट एप्लीकेबल। मैनेजमेंट कह रही है कारो इज नॉट एप्लीकेबल। यस, कारो नॉट एप्लीकेबल एज पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व 0.9 करोड़ है, बट एजम्पशन लेनी होगी किस चीज की? बोरोइंग 1 करोड़ से ज्यादा नहीं है, टोटल रेवेन्यू 10 करोड़ से ज्यादा नहीं है। सो ये हमारा पहला टॉपिक था एज टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो। एक क्वेश्चन इसमें से फ्रेम हो सकता है, और फिर इसके बाद आगे कारो के जो मैटर्स हैं जिनके ऊपर ऑडिटर की रिपोर्टिंग रिक्वायर्ड है। इन टोटल 16 मैटर्स हैं ऑन विच ऑडिटर ऑफ स्पेसिफाइड कंपनी, स्पेसिफाइड कंपनीज कौन सी? जो अभी हमने ऊपर पढ़ी। जिन कंपनीज के ऊपर कारो की रिपोर्टिंग आएगी तो वहां पर ऑडिटर को पैरा 3 क्लॉज नंबर 1 से लेकर क्लॉज नंबर 16 उनको की रिपोर्टिंग करनी होगी। सो स्टार्ट करते हैं रिपोर्टिंग को। कौन कौन से पैरा हैं जिन पर ऑडिटर की रिपोर्टिंग है? पैरा 3 के क्लॉज 1 से लेकर क्लॉज नंबर 16। पहला पॉइंट, फिक्स्ड असेट्स। फिक्स्ड असेट्स के ऊपर ऑडिटर की रिपोर्टिंग 3 है। नंबर 1, auditor is required to report whether the company is maintaining proper records showing full particulars including quantitative detail and situation of fixed assets। इसका मतलब सिंपल भाषा में, क्या कंपनी ने अपना फिक्स्ड असेट रजिस्टर बनाया हुआ है जिसके अंदर असेट्स के सारे पर्टिकुलर्स, उनका नंबर और उनकी लोकेशन या सिचुएशन की कंप्लीट डिटेल दी गई है। नो, अब ये प्रॉपर रिकॉर्ड होते क्या है, इसके लिए पॉइंट नंबर 1 देख लीजिए। द ऑर्डर डज नॉट डिफाइन एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर रिकॉर्ड। थस व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द प्रॉपर रिकॉर्ड इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट कंसीडरिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर बात आ जाती है फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ फिक्स्ड असेट इज द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मैनेजमेंट। क्या फिक्स्ड असेट्स की फिजिकल वेरिफिकेशन बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल की गई है? यदि हां,
तो क्या उस फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान मैनेजमेंट ने कोई डिस्क्रिपेंसी नोटिस की? यदि हां, देन क्या उस डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपरली डील कर लिया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? वेदर द सेम हैव बीन प्रॉपरली डील विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। दैट मीन्स यदि कोई फिक्स एसेट्स काउंटिंग में कम है, मान लीजिए कंपनी में लैपटॉप्स हैं, काउंटिंग की लैपटॉप सर्विस सेक्टर की कंपनी है, कंपनी के रिकॉर्ड के मुताबिक कंपनी में 100 लैपटॉप्स हैं, लेकिन जिस दिन काउंटिंग कराई गई 98 मिले, 2 गायब हैं। इन्वेस्टिगेशन की, पता चला 2 एम्प्लॉइज छोड़कर गए थे और वो लैपटॉप भी साथ ले गए और ध्यान नहीं रहा उनसे लैपटॉप वापस लेना। ओके, राइट ऑफ करो बुक्स में से। नाउ अब क्वेश्चन अराइज होता है, व्हाट इज द रीजनेबल टाइम पीरियड जिसमें फिक्स्ड एसेट्स की वेरिफिकेशन होनी चाहिए? इसके ऊपर गाइडेंस नोट क्या कहता है उसकी बात कर लेते हैं। व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द रीजनेबल इंटरवल? इट डिपेंड्स अपॉन द सर्कमस्टांसेस ऑफ ईच केस। टू कंसीडर द रीजनेबल इंटरवल, the factors like number of assets, nature of assets, relative value of assets, difficulty in verification, situation, geographical locations, वो सब चीजें आपको कंसीडर करनी चाहिए। मैनेजमेंट may decide the periodicity based upon these factors. गाइडेंस नोट सुजेस्ट करता है, while an annual verification may be reasonable, however it may be impractical to carry out the same in some cases. In such cases, verification should be such that all assets are verified at least once in every 3 years. At least once in every 3 years. And where verification of all assets is not made during the year, it will be necessary for the auditor to report that fact. But if he is satisfied रिगार्डिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिफिकेशन, देन वो इसका एक सुटेबल कमेंट अपनी रिपोर्ट में दे सकता है। तो ये सेकंड पॉइंट है जो पैरा 3 क्लॉज 1 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना है। अब चलते हैं इसके तीसरे पॉइंट पर। तीसरा पॉइंट है इसका टाइटल डीड। इसके ऊपर क्या रिक्वायरमेंट है? वेदर टाइटल डीड्स ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टीज दे आर हेल्ड इन द नेम ऑफ द कंपनी। यदि हां तो ठीक है, यदि नहीं बट डिटेल दीजिए। अब टाइटल डीड होती क्या है, इसके ऊपर गाइडेंस नोट का क्या कहना है उसकी बात कर लेते हैं। द ऑर्डर इज साइलेंट एज टू व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द टाइटल डीड। इन जनरल, टाइटल डीड मीन्स अ लीगल डीड और डॉक्यूमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग एविडेंस ऑफ अ राइट, जिसके थ्रू एक पर्सन को राइट्स मिल रहे हैं, एंड पर्टिकुलरली द राइट ऑफ लीगल ऑनरशिप ऑफ अ प्रॉपर्टी। टाइटल डीड ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज में बी रजिस्टर्ड सेल डीड, ट्रांसफर डीड, कन्वेयंस डीड एटसेट्रा ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग purchased, allotted, transferred by any person including government authority, local authority etc. Leasehold land and building के केस में लीज एग्रीमेंट ड्यूली रजिस्टर्ड विद द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी वो टाइटल डीड का काम करेगा। सो एज ए ऑडिटर हमें क्या रिपोर्ट करना है? क्या टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज क्या ये कंपनी के नाम पर है? यदि हां ठीक है, यदि नहीं डिटेल दीजिए। इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल्स। रिपोर्टिंग अंडर दिस क्लॉज whether the title deeds of the immovable property are not held, where the title deeds are not held in the name of the company, then auditor is required to report the following. Land के केस में total number of such cases, क्या ये leasehold है, freehold है, gross block, net block and remarks if any. Building के केस में total number of cases, gross block and net block एंड रिमार्क्स इफ एनी। अब इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। एक्स लिमिटेड ने अपने मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस को क्लोज कर दिया और अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग फिक्स्ड एसेट्स को बेच दिया। हाउएवर इट इंटेंड्स टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एज अ ट्रेडिंग कंपनी। इन रिस्पेक्ट ऑफ अदर फिक्स्ड एसेट्स, company carried out a physical verification at the end of 31st March 2020 and found a material discrepancy of 1 lakh which was written off and disposed separately
डिस्क्लोज्ड सेपरेटली इन द P&L अकाउंट। आप अपनी रिपोर्ट में इसको कैसे रिपोर्ट करेंगे? हमारी ऑडिट रिपोर्ट में कारो की रिपोर्टिंग में पॉइंट नंबर पैरा 3 सब पैरा 3 क्लॉज 1 के अंदर ऑडिटर को रिपोर्ट करना पड़ता है क्या फिक्स्ड एसेट्स को फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया है बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल, वेदर ड्यूरिंग द फिजिकल वेरिफिकेशन एनी डिस्क्रिपेंसी इज बीइंग नोटिस्ड, इफ यस वेदर द डिस्क्रिपेंसी हैज बीन प्रॉपर्ली डील्ड। अब इस केस में देखें, जो एसेट्स मैनेजमेंट ने बेच दिए वो तो ठीक है, चलो जो बचे हुए हैं उनकी फिजिकल वेरिफिकेशन करवाई गई, डिस्क्रिपेंसी भी मिली और उसको राइट डाउन भी कर दिया गया। तो ऑडिटर क्या रिपोर्ट करेगा? The fixed assets have been physically verified by the management at the reasonable interval. Material discrepancies were noticed on such verification and the same have been properly dealt in the books of account. But at the same time, auditor को standards के जो प्रोविजन है वो भी देखने हैं, क्योंकि कंपनी ने अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग एसेट्स बेच दिए हैं, बट कंपनी इंटेंड्स टू कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन एज ए ट्रेडिंग कंसर्न, देन auditor is required to apply the procedures as prescribed by SA 570 as to the appropriateness of going concern basis of accounting. Next question. Under CARO 2016, as a statutory auditor, how would you report? NSP Limited, उसकी एक फैक्ट्री बिल्डिंग है जो फिक्स एसेट्स में अपीयर्ड हो रही है, वो कंपनी के एक डायरेक्टर के नाम पर है। पैरा 3 क्लॉज 1 उसमें एक टाइटल डीड का पॉइंट है, वेदर द टाइटल डीड्स ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टीज आर इन द नेम ऑफ द कंपनी इफ नॉट प्रोवाइड द डिटेल। अच्छा, यहां पर बात हो रही है बिल्डिंग की। बिल्डिंग के केस में अभी हमने पढ़ा यदि टाइटल डीड कंपनी के नाम पर नहीं है, 3 पॉइंट्स की रिपोर्टिंग होगी, टोटल नंबर ऑफ केसेस, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक एंड द रिमार्क। तो वही केस यहां पर आ जाएगा। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट अंडर क्लॉज 1 उसका सब क्लॉज सी ऑफ पैरा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, एबीसी लिमिटेड ओन अ पीस ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग सिचुएटेड एट आईपी रोड मुंबई विच वाज परचेज बिफोर 30 ईयर। टाइटल डीड्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास डिपॉजिट है फॉर अवेलिंग द क्रेडिट फैसिलिटीज। एज द स्टैट्यूटरी ऑडिटर आपकी ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होंगे और आपकी रिपोर्टिंग क्या है? मेरा ऑडिट प्रोसीजर इन जनरल एक तो ये चलेगा कि ये टाइटल डीड कंपनी के नाम पर है या नहीं है, और एक्चुअल में ऑनरशिप कंपनी की भी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट कर सकता हूं कि मुझे ये टाइटल डीड देखनी है, अरेंजमेंट कराया जाए बैंक के साथ। बैंक एग्री कर जाता है आपको ओरिजिनल पेपर दिखाने के लिए, आप बैंक में विजिट करके ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं। बट अदरवाइज दूसरा प्रोसीजर क्या है? यू मे आस्क फॉर ए एक्सटर्नल कंफर्मेशन फ्रॉम द बैंक ऑफिशियल्स एंड बेस्ड अपॉन दैट आपको अपने आप को एश्योर करना है वेदर द टाइटल डीड्स आर इन द नेम ऑफ कंपनी और नॉट, क्योंकि यहां पर मेन किसकी रिपोर्टिंग मांगी गई? कारो 16 की। और कारो 16 के अंदर रिपोर्टिंग क्या है? क्या ये टाइटल डीड कंपनीज के नाम पर है या नहीं है? सो यदि टाइटल डीड दे आर इन द नेम ऑफ द कंपनी इट्स ओके, बट इफ द टाइटल डीड आर नॉट इन द नेम ऑफ द कंपनी देन टोटल नंबर ऑफ केसेस, ग्रॉस ब्लॉक, नेट ब्लॉक एंड रिमार्क्स आपको प्रोवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगस्त 18 एंड मई 20 के मॉक टेस्ट पेपर में पूछा गया था। Property, plant and equipment of Amir Limited 25.75 crore rupees of earth removing machine of outdated technology retired from the active use and had been kept for disposal after knockdown. Okay. These assets appeared at the residual value and last inspected 10 years back. बड़ा स्ट्रेंज है, 25.75 करोड़ 25.75 करोड़ रुपीस की मशीनरी आउटडेटेड है, मान लिया आउटडेटेड हो गई, इंस्पेक्शन ही नहीं की, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिपोर्ट दैट जो फिजिकल वेरिफिकेशन प्रोसीजर है एट रीजनेबल इंटरवल वो एक्सरसाइज नहीं किया जा रहा है बाय द मैनेजमेंट। ऑडिटर शैल रिपोर्ट अंडर क्लॉज 1 सब क्लॉज बी ऑफ पैरा 3। सो पैरा 3 के क्लॉज 1 में 3 रिपोर्टिंग है। नंबर 1 एडिक्वेसी ऑफ रिकॉर्ड, नंबर 2 फिजिकल वेरिफिकेशन एंड नंबर 3 टाइटल डीड्स। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 2 पर पैरा 3 सब क्लॉज 2 के अंदर
जो रिपोर्टिंग है वो इन्वेंट्री को लेकर है। इन्वेंट्री के रिलेशन में फिजिकल वेरिफिकेशन की बात की गई है। जो आपने फिक्स्ड एसेट्स में फिजिकल वेरिफिकेशन पढ़ा वही इन्वेंट्री के केस में भी है। क्या फिजिकल वेरिफिकेशन कराया गया ऑफ द इन्वेंट्री बाय द मैनेजमेंट एट रीजनेबल इंटरवल? क्या कोई मटेरियल डिस्क्रिपेंसी नोटिस हुई फिजिकल वेरिफिकेशन के दौरान? यदि हां तो क्या उस डिस्क्रिपेंसी को प्रॉपर्ली डील किया गया है इन द बुक्स ऑफ अकाउंट? अब फिजिकल वेरिफिकेशन is the responsibility of the management and management should verify all material item at least once in a year. What constitute the reasonable interval? It all depends upon the circumstances of the cases. It depends upon nature of inventory, location of inventory, feasibility of conducting a physical verification. Management normally determines the periodicity considering these factors. However, wherever practicable, the inventories should be verified by the management at least once in a year. Fixed assets में once in 3 year, inventory once in a year. ये गाइडेंस नोट के प्रोविजन है जो आपको साथ साथ कवर अप करने हैं। What are the reporting requirements for closing stock in Caro 2016? Para 3 clause 2. Next question October 19 के मॉक टेस्ट पेपर का है। As a statutory auditor of B Limited to whom Caro 2016 is applicable, how would you report in the following situations? Physical verification of only 50% of the item of the inventory has been conducted by the company. Balance 50% will be conducted in the next year due to lack of time and resources. गलत है। इन्वेंट्री की वेरिफिकेशन तो एटलीस्ट वंस इन ए ईयर तो होनी ही होनी चाहिए। दैट मींस फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री इज नॉट बीइंग कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एट द रीजनेबल इंटरवल एंड हेंस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मेक अ रिपोर्ट ओवर इट। ऑडिटर को इनके ऊपर रिपोर्ट करना चाहिए। ओके, सो दिस इज अबाउट पैरा 3 क्लॉज नंबर 2। अच्छा, अब एक काम करिए, मेरे इस पेंसिल की बैटरी भी डिस्चार्ज हो गई है और आगे के क्लॉज फिर मैं नेक्स्ट अलग सेशन में रिकॉर्ड कर देता हूं। आप एक काम करिए, नेक्स्ट सेशन देखने से पहले आप कंपनी लॉ के जो आपके कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ का पेपर है उसके सेक्शन नंबर 189, सेक्शन नंबर 184 एंड 185 एंड 186 सॉरी 185 एंड 186 और इसके अलावा 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस मैं आपको लिस्ट कर देता हूं। सेक्शन 185, 186, 188, 189, 192 जो आपका मीटिंग्स ऑफ द बोर्ड एंड इट्स पावर्स का चैप्टर है, उनके 5 सेक्शन पढ़ लीजिएगा, वो भी रिवाइज हो जाएंगे आपके इस बहाने और कारो के अंदर भी इनका रेफरेंस आएगा आप सबका। इसके अलावा सेक्शन 197 मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का एंड शेड्यूल 5 के पार्ट नंबर 2 का सेक्शन नंबर 2 जिसमें इफेक्टिव कैपिटल बेस्ड पर मैनेजरियल रेम्यूनरेशंस के पॉइंट्स हैं, उनको भी आप कवर अप कर लीजिएगा। ये आगे कारो की रिपोर्टिंग में यूज होने हैं सेक्शंस, तो इनको आप कवर अप कर लीजिएगा। इस सेशन को मैं यहीं पर ओवर कर रहा हूं और नेक्स्ट सेशन में फिर मैं इनके आगे के क्लॉजेस की रिपोर्टिंग आपके साथ डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। गुड बाय एंड टेक केयर।